उन्होंने कांग्रेस को हराया, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट किया और फिर अपनी ही पार्टी को बिखरते देखा। सिर्फ 11 महीनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सरकार ने भारत की पॉलिटिक्स की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है वीपी सिंह की और क्यों उनकी सरकार टिक नहीं सकी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट कभी चलने ही नहीं वाली थी और इस बात को समझने के लिए हमें 1989 में जाना होगा, क्योंकि 1989 का इलेक्शन इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। अचानक करोड़ों नए वोटर्स आ गए थे, 18 से 20 साल के बीच के युवा, राजीव गांधी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। पूरी दुनिया देख रही थी। सवाल सिर्फ एक ही था, क्या एक सॉफ्ट स्पोकन पॉलिटिशियन जो सिर्फ 2 साल पहले तक राजीव गांधी का लॉयलिस्ट था, कांग्रेस की मशीन को हरा सकता है? जिसका जवाब था हाँ, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से नहीं जैसा किसी ने सोचा था। जनता दल को मिले 143 सीट्स, बीजेपी अब सीधा 85 सीट्स तक पहुंच गई। लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर 45 सीट्स जीती। और यहीं आता है ट्विस्ट, कांग्रेस अब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 197 सीट्स के साथ। वीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए मदद चाहिए थी, ऐसी मदद जो उन पार्टीज से आनी थी जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना था ही नहीं, सिवाय कांग्रेस से नफरत के। इस तरह बना नेशनल फ्रंट, डीएमके, तेलुगु देशम, असम गण परिषद जैसे रीजनल पार्टीज का एक अजीब सा गठबंधन। और सबसे क्रिटिकल डिसीजन, वीपी सिंह ने बाहर से सपोर्ट एक्सेप्ट किया, 2 बिल्कुल उल्टे आइडियोलॉजीज से, कम्युनिस्ट लेफ्ट और हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी। सोचिए जरा, एक ही सरकार को सपोर्ट कर रहे थे ज्योति बासु के मार्क्सिस्ट और एल.के. आडवाणी के हिंदू नेशनलिस्ट। हर ट्यूसडे वीपी सिंह डिनर्स होस्ट करते थे, जहां सीपीआईएम के नेता बीजेपी के नेताओं के सामने बैठकर पॉलिसी डिस्कस करते थे। ये एक पॉलिटिकल मार्वल था और साथ ही एक टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि वीपी सिंह कभी भी अपने ही पार्टी के राजा नहीं थे। वीपी सिंह एक ऐसी आर्मी को लीड कर रहे थे जो उन पर भरोसा ही नहीं करती थी। उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल, एक फायर ब्रांड लीडर, जो कुछ महीनों बाद एक पब्लिक इंटरव्यू में वीपी सिंह को स्पाइनलेस कहने वाले थे। बैकग्राउंड में चंद्रशेखर अपना गेम खेल रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद। हर एक के पास अपनी एम्बिशन थी, अपना पावर बेस था और अपना फ्यूचर प्लान भी। वीपी सिंह ने इन कॉन्ट्रडिक्शंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी 2 फेटल वीकनेसेस थी। पहली, कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी और हर इंस्टेबिलिटी के मूवमेंट पर वो एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी थे। दूसरी, बीजेपी का स्पेक्टेकुलर राइज। अब उन्हें सिर्फ सपोर्ट नहीं चाहिए था, उन्हें सेंटर स्टेज चाहिए था, और वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास एक प्लान भी था। क्राइसिस शुरू होती है मार्च 1990 में, हरियाणा की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेहम से। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला पर ऑर्गेनाइज वायलेंस और मैसिव वोट रिगिंग के सीरियस एलिगेशंस लगे। जब पार्टी कमेटी ने चौटाला पर प्रेशर डाला कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन करे, तो प्रोटेस्ट में देवीलाल ने खुद यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। फिर आया एक शॉकिंग मूव। 12 जुलाई को देवीलाल ने अपने बेटे को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये कहकर कि उनके पास वीपी सिंह की कंसेंट है। ये सुनकर 13 जनता दल मिनिस्टर्स गुस्से में रिजाइन कर दिए। वीपी सिंह ने भी रेजिग्नेशन ऑफर किया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। आखिरकार 16 जुलाई को चौटाला ने स्टेप डाउन किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 1 अगस्त को वीपी सिंह ने देवीलाल को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया। उनकी सरकार क्रेडिबिलिटी लूज कर रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, इकोनॉमी क्राइसिस में थी, पंजाब अभी भी अनसेटल्ड था, और कश्मीर में होम मिनिस्टर की बेटी के किडनैपिंग के बाद मिलिटेंसी एक्सप्लोड कर चुकी थी। वीपी सिंह को अब कुछ ड्रामेटिक चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनकी बेस को कंसोलिडेट करे और उनके राइवल्स को आउट मैनूवर करे। 7 अगस्त 1990 को उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, मंडल कमीशन रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का अनाउंसमेंट। बैकलैश तुरंत आया और वायलेंट था। नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए, रोड्स ब्लॉक हो गई, और फिर 19 सितंबर 1990 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक 19 साल का स्टूडेंट राजीव गोस्वामी खुद को आग लगा देता है और एंटी मंडल मूवमेंट का चेहरा बन जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर कास्ट यूथ को लगा उनका फ्यूचर एक रात में ही इवेपोरेट हो गया। जिस वीपी सिंह को वो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला समझते थे, अब उन्हें वही आदमी एक पॉलिटिशियन लगने लगा। लेकिन यहीं पर पॉलिटिकल आयरनी शुरू होती है। मंडल ने वीपी सिंह का बेस उस तरीके से कंसोलिडेट नहीं किया जैसा उन्होंने सोचा था। हाँ, कुछ ओबीसी ग्रुप्स के बीच उनकी पोजीशन स्ट्रांग हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी राजपूत कास्ट का सपोर्ट खो दिया। हरियाणा, यूपी और राजस्थान के पावरफुल जाट्स भी उनसे दूर हो गए।
स्टूडेंट्स और यूथ जो उनके सबसे एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। मीडिया जो कभी मिस्टर क्लीन को सेलिब्रेट करती थी, अब उनके खिलाफ हो चुकी थी। और सबसे क्रिटिकल बात, वीपी सिंह ने अपने दुश्मनों को वो हथियार दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। बीजेपी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। उनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन जनता दल से ऑलमोस्ट पूरी तरह ओवरलैप करते थे। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बीजेपी का सर्वाइवल और एक्सपेंशन अब सिर्फ जनता दल की कीमत पर ही पॉसिबल था। और बीजेपी के पास अपनी कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी भी थी, कास्ट नहीं, रिलीजियन। जब मंडल हिंदूज को कास्ट लाइंस पर डिवाइड कर रहा था, बीजेपी का गोल उन्हें हिंदुत्व के बैनर के नीचे यूनाइट करना था। इसके लिए उनके पास एक परफेक्ट व्हीकल था, और मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जन्मभूमि मूवमेंट। एल के अडवाणी ने अनाउंस की सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा, एक यात्रा जो डेलिबरेटली डिजाइन किया गया था हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट को मोबिलाइज करने और कम्युनल टेंशंस को एस्केलेट करने के लिए। वीपी सिंह अब पूरी तरह ट्रैप हो चुके थे। अगर वो यात्रा को अलाउ करते तो मुस्लिम सपोर्ट और सेक्युलर एलाइज खो देते। अगर वो यात्रा को रोकते तो बीजेपी सपोर्ट विड्रॉ करती और सरकार गिर जाती। और 23 अक्टूबर 1990 को जैसे ही यात्रा बिहार पहुंची, वीपी सिंह के एलाय लालू प्रसाद ने अडवाणी को अरेस्ट कर लिया। बीजेपी का रिस्पॉन्स तुरंत आया, सपोर्ट विड्रॉ। सरकार के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिक्स हुआ 7 नवंबर 1990। लेकिन जनता दल अंदर से पहले ही टूट चुकी थी। वोट के 2 दिन पहले चंद्रशेखर ने अनाउंस किया कि जनता दल के 64 एमपीस एक नया फैक्शन बना रहे हैं, जनता दल सोशलिस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो राजीव गांधी की कांग्रेस के आउटसाइड सपोर्ट से एक नई सरकार बनाएंगे। 7 नवंबर 1990 को जब वोट हुआ, रिजल्ट ब्रूटल था, 142 to 346। वीपी सिंह हार गए। उनकी आधी पार्टी डिफेक्ट कर चुकी थी। रिजाइन करते वक्त वीपी सिंह ने पार्लियामेंट से एक सवाल पूछा, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डू यू वांट? चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कांग्रेस के आउटसाइड सपोर्ट के साथ, लेकिन ये सरकार सिर्फ 4 महीने टिक पाई। मई 1991 में इलेक्शंस वापस हुए और इस बार जनता दल 142 सीट से सीधा 56 पर गिर आई। सिर्फ बिहार में लालू के अंडर पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ बचाई रखी। बाकी हर जगह वोटर्स उन्हें छोड़ चुके थे। जनता दल टुकड़ों में बट गई और वीपी सिंह दोबारा कभी पावर में नहीं आए। 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उन्हें फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला। उन्होंने मना कर दिया। 27 नवंबर 2008 को वीपी सिंह का देहांत हो जाता है। लेकिन जो सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा था, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री डू यू वांट, शायद इंडिया अभी तक उसका जवाब ढूंढ रहा है।